क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखो लास्ट क्लास तक हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो वाले मैग्नेटिक एलिमेंट्स पढ़ लिए थे। आज हमने मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा अच्छा होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किस यूज़ के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ मैग्नेट्स का यूज़ होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो, हमने एक चीज़ पढ़ ली है, क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? याद है? करंट इनटू एरिया। तो इट इज़ करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो और हमने एक चीज़ और समझी थी कि अगर लूप होगा, अगर एक क्लोज सर्किट लूप होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ डाइपोल। ठीक है। नाउ अब मैग्नेटिक मटेरियल को से रिलेटेड हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को समझना है। सबसे पहली टर्म है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि परमिएबिलिटी, नाम ही सही है। परमिएबिलिटी वर्ड जब भी आता है, इट वर्ड्स रिलेटेड विद द परमिशन, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। वो अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस को पास होने दे रहा है, ठीक है, थ्रू इट। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इन ए स्पेसिफिन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कितनी फील्ड डेवलप हुई और कितनी हम अप्लाई कर रहे थे। सही है, यही तो बात हुई आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की देखनी हो तो यही देखते हैं कि डेवलप कितनी हुई और मैंने अप्लाई कितनी करी। इसी की रेशो को ही बोला जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, अब परमिएबिलिटी तो हमने याद है म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी जो डायमेंशन है, परमिएबिलिटी की डायमेंशन बता रहा हूँ मैं आपको, दैट वो होती है हमारी हेनरी पर मीटर या वेबर्स पर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, नो सॉरी, हेनरी पर मीटर, वेबर्स पर एम्पियर। नो रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, जब भी टर्म आई रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट कर रही है, मतलब रेशो कर रही है। रिलेटिव परमिएबिलिटी एक क्या कर रही है? रेशो। ठीक है, रेशो किसी कर रही है? म्यू अपॉन म्यू नॉट की। ठीक है, म्यू क्या हो गया? म्यू हो गई परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और म्यू नॉट हो गई फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। ठीक है ना? ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ गई? मतलब कितनी हुई है जिस मटेरियल में भी, जो कोई भी मटेरियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस को लकड़ी में रख दिया, आपने किसी मेटल में रख दिया, आपने किसी कपड़े में रख दिया, आपने पोर्सिलेन के अंदर रख दिया, तो सारे के सारे जो मटेरियल्स होंगे वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। तो B इज एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, तो इसकी रेशो म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम की, और म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो B क्या था? B इज अगर B को हम, इफ B इज एक्सप्रेस्ड इन गॉस एंड H एक्सप्रेस करी जाए ऑस्टेड में, तो म्यू की एक्सप्रेशन हो जाएगी गॉस ऑस्टेड में। देखो, इसको अगर हम गॉस में और इसको हम ऑस्टेड में हम मैच करेंगे तो इसको हो जाएगा गॉस ऑस्टेड में। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वैक्यूम, जो एम्प्टी स्पेस में, वैक्यूम में जिसे हम बोलते हैं, उसे हम 1 मानते हैं। ठीक है, द परमिएबिलिटी एम नॉट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एम्प्टी स्पेस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये हमने याद करो निकाल चुके हैं। अब इफ द मैग्नेट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय प्रोड्यूसिंग एनी मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मतलब कोई एक मटेरियल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग एनी मैग्नेटाइजेशन, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी 1 है। मतलब बेसिकली हुआ ये कि जितनी स्ट्रेंथ इस मटेरियल की है उतनी ही स्ट्रेंथ मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस की हुई। तो रेशो क्या हुई? रेशो तो कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, नाउ
रिलेटिव परमिएबिलिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मली बात करें हवा में इसकी वैल्यू 1.00004 होती है और वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 होती है। आयरन में इसकी वैल्यू लगभग 1000 से चली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बेसिक टर्म को समझ में आ गया। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट को बनाने वाला फोर्स, उसको मैग्नेट बने, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोलते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो मैग्नेट को बनाए, मोटिव मतलब मोशन में दे। ठीक है, तो इट इज़ द फोर्स सेट अप ड्यू टू द करंट flowing in the coil या solenoid acting per unit length, मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, करंट सेटअप पर यूनिट लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, करंट हो गया एम्पियर पर यूनिट मीटर। ठीक है, और जब फ्लक्स डेंसिटी को हम मेजर करेंगे वेबर्स पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बदलती रहेगी ना, कभी गॉस से मेजर करते हो, कभी ऑस्टेड में, तो डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से आपको यूनिट को याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हो जाए, इट इज़ बॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में उसको लाया जाएगा तो क्या होगा, इट विल एक्वायर अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन एज शोन। मतलब देखो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है तो ये लैंड हो जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे चलनी शुरू हो जाएंगी इसके अंदर से। अब ध्यान से समझो, मैग्नेट के अंदर से जब चीज़ चलती है तो जहाँ से मैग्नेटिक लाइन शुरू होती है जहाँ तक जाती है, तो जहाँ से शुरू होती है वो साउथ पोल बन जाएगा, जहाँ से निकलेगी वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसकी डिस्टेंस 2L है, गॉट इट। और साउथ से नॉर्थ जाना ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो ये वाली सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी, कोई ऐसी इशू नहीं है इसके अंदर, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। इसी को ही बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी डेवलप हुई पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, तो इसी को ही बोला जाता है इंटेंसिटी। डन। नाउ द इंटेंसिटी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप समझो, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, अगर एरिया ऑफ बेस देखो, मैग्नेट का A है और हाइट है 2L, और उधर मैग्नेटिक मूवमेंट है जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट M या Q इंटू 2L है, तो 2L से 2L कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या टर्म बच गई, M/A। ठीक है ना, ठीक है, तो M क्या हो गई, M बोलो या QM बोलो, M या QM ये क्या होगी, बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ है ये। ठीक है, तो A क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और M क्या हो गई, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गई, और 2L हो गया एरिया ऑफ द, 2L क्या हो गया, पूरी लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, नाउ यहाँ तक टर्मिनोलॉजी क्लियर है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत सिंपल थ्योरी है, लेकिन अभी जैसे थोड़ी सी आगे जाओगे वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो बस वो चीज़ को याद रखना बड़े अच्छे से ज़रूरी है। अभी तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं। अब आया मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं, काई M, जैसे हम मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं ना, काई चाय बोलते हैं, चाय M, मैग्नेटिक M से मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। डन, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ लिख दिया। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप इन द मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। देखो, एक यूनिट 1 यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अगर मैं अप्लाई करूं, तो जिस मटेरियल में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डेवलप होगी,
कितनी स्ट्रेंथ उसमें डेवलप होगी, कितनी इंटेंसिटी उसमें डेवलप होगी, वही है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी को दोबारा पढ़ें। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए 1 यूनिट स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब इंटेंसिटी डेवलप्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द एच। व्हाट इज एच? याद है आपको एच? देखो आप दोबारा अभी, क्योंकि अभी आप भूल सकते हो ना, अभी आप ऊपर एच पढ़ कर आए तो हमने आपको एच बताया था कि एच क्या था, कि देखो यहाँ पर दिस, यहाँ था एच, इट इज़ यहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में आपको बताया था द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो एच क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ना। तो इंटेंसिटी जो होगी, नेचुरल सी बात है, ये डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। प्रोपोर्शनल आगे कांस्टेंट लगा देंगे, इसी कांस्टेंट का नाम हमने दे दिया चाई, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। ठीक है, ये देखो अब दोबारा डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको और अच्छी समझ में आएगी। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप्ड, कितनी डेवलप्ड हुई। अब नेचुरल सी बात है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगी, सेम तो नहीं रहेगी ना। अगर डिफर सभी मटेरियल की सेम कैसे हो सकती है? तो यही है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे। ठीक है ना, तो चाई क्या हो जाएगा? चाई इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच। अगर h 1 यूनिट हो तो I, h अगर 1 यूनिट हो, h क्या थी हमारी? मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर h 1 यूनिट हो तो चाई क्या होगा? वो उतना ही होगा जितनी इंटेंसिटी होगी। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, बोलते हैं वॉल्यूम सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नाउ रिलेटिव परमिएबिलिटी और सस्पेक्टेबिलिटी जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या रिलेशन है? तो अब ये समझ जाओ कि रिलेटिव परमिएबिलिटी -1 करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी? चाई के बराबर आ जाएगी। इतनी इसमें वो हम वैसे सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप जनरली इतना ही ट्रेंड को याद कर लो। ठीक है, फॉर मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, याद है आपको पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक क्या होता था? ठीक है, आपको पैरामैग्नेटिक को याद करो कि उसमें एक पेयरिंग होती थी, जब स्ट्रक्चर्स जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अनपेयर्ड एक होता था तो पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे पेयर्ड होते तो बोलते थे डाईमैग्नेटिक। बाकी उसके और आगे की डेफिनेशंस को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक टर्म और डाईमैग्नेटिक टर्म हम पहले पढ़कर आए थे 11th क्लास में, जब हमने स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और उसकी वो समझी थी। द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वेरी क्लोज टू 1। ठीक है, एंड मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो होती है वो लगभग क्या होती है? इट इज़ 0। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये वाली टर्म जो होती है वो लगभग 1 के आसपास होती है। तो नेचुरल सी बात है 1 - 1 क्या होगा? लगभग 0 ही होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी लगभग 0 होगी। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्या होती है? μ0 रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू H + I। डन। ठीक है, तो अभी इसकी बस आपको केवल एक डेफिनेशंस कोई बच्चों उसमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो अगर हम जाएंगे तो इन डेप्थ हम हर चीज़ में जा सकते हैं, लेकिन इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ी सी और, हमारा एक थ्योरी का पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करते हैं। डन।